नमस्कार सभी साथियों को, राम राम सभी को। कैसे हैं सब प्यारे दोस्तों। मैं DS सैनी आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं आपकी अपनी हिंदी साहित्य इतिहास की क्लास में। और साथियों, इसमें आप जो पिछली क्लास जो पढ़ रहे थे हिंदी साहित्य इतिहास की, वो क्लास नंबर आपने 6 पढ़ी है। और ये जो आपकी क्लास होने वाली है क्लास नंबर 7, इसमें अपन आचार्य रामचंद्र शुक्ल को पढ़ेंगे, है ना भाई। तो क्लास आपकी ये होने वाली है आपकी 7वीं, और इसमें अपन पढ़ने वाले हैं रामचंद्र शुक्ल को। रामचंद्र शुक्ल को अपन पढ़ने वाले हैं बहुत ही शानदार तरीके से। रामचंद्र शुक्ल के बारे में आपने बहुत सारा पढ़ रखा होगा, लेकिन आज कुछ अलग आपको महसूस होगा कि रामचंद्र शुक्ल से हम किन किन चीज़ों को याद कर सकते हैं। तो देखिए, पहले तो ये आपके लेखन कला में भी काफ़ी जगह पे काम आते हैं। तो अपन को यहाँ थोड़ी सी बात इनकी ध्यान रख लेनी है कि जो इनका एक तो जन्म में आपको याद रख लेना है, क्यों कभी कभी पूछ लेते हैं यहाँ पर जन्म, और एक आपको इनकी मृत्यु भी आपको ध्यान रखनी है ना। मृत्यु वैसे पूछता नहीं है ये सब चीज़, लेकिन फिर भी अपन को 11 अक्टूबर 1884, 11 अक्टूबर 1884 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है। अगोना बस्ती यूपी में। कहाँ पर हुआ है? अगोना। और ये अगोना कहाँ पर है? बस्ती में है। और ये बस्ती भी कहाँ पर है? यूपी में है। ठीक है ना। मृत्यु की अपन बात करें इनकी सरल सी, तो 2 फरवरी 1941 को इनकी मृत्यु हो गई थी। 2 फरवरी 1941 को। तो ये कोई खास बात नहीं है, आपसे यहाँ से कोई ऐसी चीज़ें पूछने वाला नहीं है ना। इनके पिता का नाम चंद्रावली शुक्ल था और माता सावित्री देवी थी, है ना। अगर थोड़ा बहुत याद रखना चाहो तो पिता इनके चंद्रावली देवी थे, चंद्रावली देवी थे, चंद्रावली देवी, और माता इनकी सावित्री थी। ऐसे कौन पूछता है, लेकिन इन्होंने लेखन कार्य काफ़ी किया है ना। तो इसलिए इनके बारे में कभी कभी पूछ ले, तो फिर भी अपन को छोटी मोटी बातें हैं वो आपको याद रखनी है। और चंद्रावली शुक्ल ही कर लो आप, देवी याद नहीं रखो तो चंद्रावली शुक्ल, ठीक है भाई। अब बात करते हैं इनकी ग्रंथ की। तो ग्रंथ इनका है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट इनका ग्रंथ है रामचंद्र शुक्ल का, जो आप सभी जानते होंगे ग्रंथ को, तो है ना। ग्रंथ तो इनका पूरी दुनिया जानती है भाई, ग्रंथ इनका पूरी दुनिया जानती है भाई। तो ग्रंथ है इनका हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का, हिंदी साहित्य का इतिहास। इसका टाइम समय क्या है? तो ये सभी को पता है, 1929 ईस्वी, है ना। इस पर काफ़ी विवाद है, लेकिन उसको अपन क्लियर करेंगे। 1929 अभी इनको आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं ठीक है, बात करेंगे इसमें कवि कितने हैं। बात करेंगे इसमें कवि कितने हैं। तो कवि इसमें 1000 कवि है। कितने कवि है? 1000 कवि। और इतने ही कवि किसमें है? शिव सिंह सरोज में। किसमें है? शिव सिंह सरोज में। अगर इसकी पद्धति की बात करें अपन, पद्धति, तो पद्धति तो आप सभी को पता ही है कि इन्होंने विधेयवादी पद्धति को अपनाया है, जो सर्वश्रेष्ठ पद्धति मानी जाती है। विधेयवादी पद्धति, जो कि आपकी सर्वश्रेष्ठ पद्धति इनकी मानी जाती है। कौन सी? विधेयवादी पद्धति। अब देखो, इस ग्रंथ के बारे में आपको एक नोट लिखना है, वो बहुत महत्वपूर्ण नोट है, वो अपन को याद करना ही पड़ेगा।
किसी भी कंडीशन में याद करना पड़ेगा, उसके बिना काम चलेगा ही नहीं। तो देखिए वो नोट क्या है, तो मैं नोट आपको यहाँ से लिखता हूँ क्योंकि जगह है यहाँ पर। तो देखिए यह ग्रंथ 1927 में हिंदी साहित्य का विकास नाम से लिखा गया। यह ग्रंथ 1927 में हिंदी साहित्य का विकास नाम से लिखा गया, किंतु प्रकाशित नहीं हो पाया। किंतु क्या नहीं हो पाया? प्रकाशित नहीं हो पाया। ये ग्रंथ सर्वप्रथम काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा, आगे लिखूंगा मैं यहां से, यह ग्रंथ सर्वप्रथम काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी शब्द सागर की भूमिका, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, सवाल पूछा जा सकता है ये आपको। हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से, भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से 1929 में प्रकाशित हुआ। इतिहास नाम से 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। ठीक है, याद रखोगे। सर्वप्रथम काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से 1929 में प्रकाशित हुआ। ठीक है ना। और 1927 में लिखा गया, लेकिन उस टाइम पे प्रकाशित नहीं हुआ। और हिंदी शब्द सागर की भूमिका का प्रकाशन किसने किया है? काशी नागरी प्रसारणी सभा द्वारा। तो इसमें ये हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में प्रकाशित हुआ, और किस नाम से? हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से। ठीक है भाई। अब नोट ध्यान रखेंगे, एक ये नोट अपन ने मिस्र बंधुओं में भी लिखा वहां पर कि 1940 ईस्वी में इसे 1940 ईस्वी में इसे हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से ही इसे हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से ही संशोधित संस्करण के रूप में
संस्करण के रूप में प्रकाशित किया। हो जाएगा काम, क्लियर है। ये अगला नोट देखते हैं अपन। आपका जो ये हिंदी शब्द सागर की भूमिका है, इसके बारे में देखते हैं अपन। हिंदी शब्द सागर की भूमिका, इसका प्रकाशन काशी नागरी प्रचारणी सभा से हुआ है। इस बात को अपन ने देखा। इसमें कौन कौन शामिल है? बाबू श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल और रामचंद्र वर्मा। इसमें है बाबू श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल और रामचंद्र वर्मा। और है रामचंद्र वर्मा। ये आपकी जो हिंदी शब्द सागर की भूमिका है, इसके जो प्रकाशन में शामिल थे वो है बाबू श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल और रामचंद्र वर्मा। प्रकाशित ये शामिल थे इसके प्रकाशन में काशी नागरी प्रचारणी सभा में, ठीक है ना। और यह हिंदी का एक पर्यायवाची कोश है। ये वेरी मोस्ट बात है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। शब्द सागर की भूमिका, यह है हिंदी का एक पर्यायवाची कोश है। कौन पर्यायवाची कोश? हिंदी शब्द सागर की भूमिका। खैर कहीं पे हिंदी साहित्य का इतिहास कर दो तुम, है ना, ठीक है। सन 1928 में हिंदी के 3 प्रसिद्ध विद्वान इसमें शामिल हुए हैं। ये तो शुरुआत की बात थी, ये 3 तो है ना। अब देखो ये 3 तो शुरुआत की बात थी। अब देखो 1928 की बात आपसे करें। सन 1928 की, सन 1928 में, सन 1900 किसकी बात कर रहे हैं अपन? 28 में हिंदी के 3 प्रसिद्ध विद्वान, जिनमें हिंदी के 3 प्रसिद्ध विद्वान जिनमें शिव कुमार सिंह, शिवनारायण शिव कुमार सिंह, शिवनारायण, रामचंद्र शुक्ल काशी नागरी प्रचारणी सभा के वास्तविक संस्थापक है। वो है आपके श्याम सुंदर दास, ठीक है। तो 1928 की बात करें अपन, तो हिंदी के 3 प्रसिद्ध विद्वान, जिनमें शिव कुमार सिंह है, शिव नारायण है और रामचंद्र शुक्ल है। रामचंद्र कौन है? शुक्ल है। इन तीनों के संयुक्त प्रयासों से, इन तीनों के संयुक्त प्रयासों से हिंदी शब्द सागर की भूमिका, हिंदी शब्द सागर की भूमिका
हिंदी शब्द सागर की भूमिका का आविर्भाव हुआ। इन्होंने इसी शब्द सागर की भूमिका का आविर्भाव हुआ। इन्होंने इसी शब्द सागर की भूमिका से हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रकाशन कराया। हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रकाशन कराया। देखिए ध्यान से, सन 1928 की बात करें अपन, मैं आपको अब तक की जो बात है वो क्लियर करता हूं, फिर अपन आगे चलेंगे। आप देख रहे हो रामचंद्र शुक्ल को अपन ने पढ़ना चालू किया है। ये शुक्ल है, पिता चंद्रावली शुक्ल है, माता सावित्रीबाई है। सावित्रीबाई फूले नहीं है, ये सावित्री अलग है। जन्म 11 अक्टूबर 1884 को अगोना बस्ती यूपी में हुआ है और मृत्यु इनकी 2 फरवरी 1941 को हो गई। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। सर्वमान्य डेट है इनकी वो कौन सी आपके 1829 ईस्वी है। और देखिए आप, इसमें जो कवि है वो 1000 कवि है। पद्धति विदेवादिपत्ति है, सर्वश्रेष्ठ पद्धति मानी जाती है। ये हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ 1927 में हिंदी साहित्य का विकास नाम से लिखा गया था। 27 की बात कर रहे हैं, लेकिन ये 27 में प्रकाशित नहीं हो पाया। और यह ग्रंथ सर्वप्रथम काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से 1929 में प्रकाशित हुआ, इसलिए इसका समय माना जाता है 1929। 1940 में इस ग्रंथ को, हिंदी साहित्य के इतिहास को, हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से संशोधित संस्करण के रूप में प्रकाशित किया। फिर से एक बार इसका संशोधित संस्करण निकाला, वो 1940 में। अब इसमें हिंदी शब्द सागर की भूमिका क्या है? तो हिंदी शब्द सागर की भूमिका, हिंदी का यह एक पर्यायवाची कोश है, यानी इसमें हिंदी के पर्यायवाची है ना। तो जो हिंदी शब्द सागर की भूमिका थी उसमें सर्वप्रथम जो शुरुआत में काशी नागरी प्रचारणी सभा में जो शामिल थे वो तो ये थे, कौन थे ये? काशी नागरी प्रचारणी सभा में थे, चक्कर में नहीं पड़ जाना आप कहीं पे। काशी नागरी प्रचारणी सभा, तो प्रचारणी जो सभा है उसमें ये 3 आदमी थे। कौन कौन? बाबू श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल और रामचंद्र वर्मा। और प्रमुख जो संस्थापक है काशी नागरी प्रचारणी सभा के, वो कौन है? बाबू श्याम सुंदर दास है ना। तो हिंदी शब्द सागर की भूमिका कहाँ से प्रकाशित हुई? काशी नागरी प्रचारणी सभा। काशी नागरी प्रचारणी सभा में कौन कौन थे? बाबू श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल और रामचंद्र वर्मा थे। और ये जो शब्द सागर की भूमिका है, हिंदी का क्या है? पर्यायवाची कोश है। अब ये शब्द सागर की भूमिका के बारे में बात करें ना अपन, तो ये तो थी अपन के 27 की बात। सन 1928 में हिंदी के 3 प्रसिद्ध विद्वान हुए, शिव कुमार सिंह, शिवनारायण सिंह और रामचंद्र शुक्ल। इन तीनों के संयुक्त प्रयासों से हिंदी शब्द सागर की भूमिका का आविर्भाव हुआ है 28 में। तो 29 में एक ग्रंथ ही प्रकाशित हो गया। इन्होंने इसी शब्द सागर की भूमिका से हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रकाशन कराया। हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रकाशन 1929 में कराया, 1929 में कराया, ताकि क्लियर रहेगा। ये इसलिए इसका समय है 1929। अब क्लियर है बिल्कुल। और वो पहले के तीनों नाम है वो काशी नागरी प्रचारणी सभा के हैं, और ये तीनों नाम है वो हिंदी शब्द सागर की भूमिका के हैं। ठीक है, अब क्लियर है बिल्कुल। ये तो अपन को ऐसे सोच समझ के काम करना है। तो ये तो अपन ने जो काशी नागरी प्रचारणी सभा के बारे में बात की है, इसका कंप्लीट काम कर दिया अपन ने। अब देखो, शुक्ल का ये आविर्भाव हुआ है सिद्धों की वाणियों से होता है। शुक्ल का जो ये आविर्भाव हुआ हिंदी शब्द सागर की भूमिका
ये आविर्भाव कहाँ से होता है, ये सवाल आपको ध्यान रखना है। तो शुक्ल का यह आविर्भाव, शुक्ल का यह आविर्भाव पूछ ले आपसे कि कहाँ से चालू होता है, तो सिद्धों की वाणियों से शुरू होता है। सिद्धों की वाणियों से वाणियों से शुरू होता है, किंतु सिद्धनाथ जैन साहित्य को, किंतु शुक्ल ने इंपॉर्टेंट है ये बात, शुक्ल ने सिद्धनाथ जैन साहित्य, सिद्धनाथ जैन साहित्य को सांप्रदायिक, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिल्कुल एकदम जहर वाला, सांप्रदायिक शिक्षा मात्र कहकर, सांप्रदायिक शिक्षा मात्र कहकर साहित्य की कोटि से बाहर कर दिया, साहित्य की कोटि से बाहर कर दिया। इसका मतलब क्या है, इसको समझना आपको। इसका मतलब क्या है, रामचंद्र शुक्ल का आविर्भाव कहाँ से शुरू होता है, तो सिद्धों की वाणियों से शुरू होता है। ये बात तो आपको पूछ सकता है कि आविर्भाव कहाँ से चालू हुआ इनका, सिद्ध शुक्ल का, तो सिद्धों की वाणियों से होता है। लेकिन शुक्ल जी ने ये कहा है कि सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और जैन साहित्य ये तो सांप्रदायिक है, ये तो सांप्रदायिक शिक्षा है, संप्रदायों की शिक्षा देने का काम है इसमें, तो ऐसा कह दिया शुक्ल ने। और किनको मात्र कहकर साहित्य की कोटि से ही बाहर कर दिया, किन किन को, सिद्धनाथ और जैन साहित्य को, यानी ये तो साहित्य की कोटि में है ही नहीं, साहित्य है ही नहीं, ऐसा किसने कह दिया, रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, तो साहित्य की कोटि से बाहर कर दिया, किस किस को, सिद्धनाथ और जैनों को। अब देखो और क्या कहा इन्होंने, बाहर कर दिया, और क्या कहा इन्होंने, और कहा इतिहास ग्रंथ में इनको शामिल नहीं किया, है ना, और इतिहास ग्रंथ में, और इतिहास ग्रंथ में, इतिहास ग्रंथ में शामिल नहीं किया, नहीं किया। शुक्ल ने कहा, शुक्ल ने कहा कि क्या कहा, देखो कि रासो काव्य ही, कि रासो काव्य ही, रासो काव्य ही वीर गाथा काल साहित्य की कोटि में आता है। रासो काव्य ही वीर गाथा काल साहित्य की कोटि में आता है, साहित्य की कोटि में आता है, यानी रासो साहित्य को ही स्वीकार किया, यानी रासो साहित्य को ही स्वीकार किया, किसमें, वीर गाथा काल में,
ठीक बात है। ये बात भी ध्यान रखनी है। इसके अलावा आपको समझा देता हूं मैं, यानी ये सिद्धनाथ जैनों को तो वीर गाथा काल की कोटि में रखते ही नहीं है, केवल रासो साहित्य को ही रखते हैं। रामचंद्र शुक्ल मना करते हैं कि ये तो सांप्रदायिक शिक्षा है। तो आपको सीधे सवाल पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किसे रामचंद्र शुक्ल ने सांप्रदायिक शिक्षा मात्र कहा? तो सिद्धनाथ और जैनों को, और रासों को ही उन्होंने साहित्य में शामिल किया वीर गाथा में। ठीक है, ये है इसका पूरे का कहने का मतलब। शुक्ल ने प्रवृत्ति को आधार मानकर काल विभाजन करने का प्रथम प्रयास किया है। शुक्ल ने प्रवृत्ति को आधार मानकर, प्रवृत्ति को आधार मानकर, शुक्ल ने प्रवृत्ति को आधार मानकर काल विभाजन करने का प्रथम प्रयास किया। प्रवृत्ति को आधार मानकर काल विभाजन करने का, काल विभाजन करने का प्रथम प्रयास किया। सवाल क्या आएगा आपको? सवाल यह आएगा कि कौन सा इतिहासकार है जिसने प्रवृत्ति को आधार मान करके काल विभाजन का प्रयास किया है? तो वो है रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, प्रवृत्ति विशेषताएं, ठीक है, प्रवृत्ति का मतलब है विशेषता। हो जाएगा क्लियर बिल्कुल। दोहरे नामकरण की पद्धति को अपनाया है शुक्ल ने। शुक्ल ने दोहरे नामकरण की पद्धति को अपनाया। दोहरे नामकरण की पद्धति को अपनाया, जबकि मिस्र बंधुओं ने एक खंड के दो उपविभाजन किए। एक खंड के दो उपकाल विभाजन की पद्धति को अपनाया, ठीक है भाई। क्लियर? चले, क्लियर है ना भाई? तो मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया है एक बार फिर से रिपीट मारेंगे, फिर चलेंगे। ऐसे नहीं, अपन को क्लियर होना चाहिए। पहले हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ लिया, 1000 कवि, विधेयवादी पद्धति, और 1927 की बात अपन ने कंप्लीट कर ली, 28 की बात कर ली, 29 में ये आपका छपी गया शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का इतिहास। शुक्ल का आविर्भाव सिद्धों की वाणियों से हुआ है, लेकिन शुक्ल सिद्धनाथ और जैन साहित्य को सांप्रदायिक शिक्षा कहते हैं। रासो साहित्य को ही वो किस में रखते हैं? साहित्य की श्रेणी में रखते हैं, वीर गाथा की श्रेणी में रखते हैं। शुक्ल ने प्रवृत्ति को आधार मानकर काल विभाजन किया है, ये बात आपको मोस्ट ध्यान रखनी है। और दोहरे नामकरण की पद्धति को अपनाया तो शुक्ल ने आदिकाल, वीर गाथा काल, ऐसे ही अभी आगे चल के पढ़ेंगे अपन। और मिस्र बंधुओं ने एक खंड के ही दो उपकाल विभाजन किए हैं, यानी 2 समय बताए हैं, तो वो भी अपन क्लियर कर लेंगे, लेकिन दोनों कोटेशन आप याद रखेंगे। तो यहाँ तक की बात तो आपने क्या कर ली क्लियर शुक्ल के बारे में। अब चलते अपन आगे, काफी सारी बातें अपन को यहाँ पर पढ़नी है शुक्ल की, है ना? काफी सारी बातें अपन को यहाँ पर पढ़नी है, किसके बारे में? शुक्ल के बारे में। 2 मिनट पानी पी लेता हूँ, 1 मिनट।
तो अपन आगे चलते हैं, पेन के इधर रख दिया। देखिए शुक्ल के बारे में देखेंगे अपन। इन्होंने विधेयवादी पद्धति को अपनाया, ये तो अपन ने पहले ही क्लियर कर लिया है। पद्धति कौन सी इनकी? विधेयवादी है। और इन्होंने एक परिभाषा दी है, एक छोटी सी, रामचंद्र शुक्ल ने, साहित्य के इतिहास में, कि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का प्रतिबिंब होता है ना। ये आपको ध्यान रखना है। प्रत्येक देश का साहित्य, प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का प्रतिबिंब होता है। चित्तवृत्ति का प्रतिबिंब होता है, ये भी किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने। किसने कहा? ये शुक्ल ने कहा है। ठीक है ना भाई। यानी जो प्रत्येक देश का साहित्य जो लिखा जाता है, तो वहाँ की जनता की जो चित्तवृत्ति है, वहाँ का मन है, वहाँ का वातावरण है, वहाँ का क्षण है, यानी वहाँ का समय, वातावरण, जाति को आधार बनाकर तो लिखा है विधेयवादी पद्धति में, है ना। तो विधेयवादी पद्धति में तेन महोदय ने पहले कहा, मैंने शुरुआत में पढ़ाया कि जाति, क्षण और वातावरण होना आवश्यक है इतिहास लिखने के लिए। तो ऐसा ही शुक्ल ने भी इसी पद्धति को अपनाया है। तो वहाँ की जनता की क्या चित्तवृत्ति है, क्या मन है, क्या वातावरण है, क्या मौसम है वहाँ का, है ना, और जनता क्या चाहती है, उसी से ही वहाँ के इतिहास को लिखा जा सकता है। तो यही कहा है कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का क्या होता है? प्रतिबिंब होता है। ये किसने कहा है? शुक्ल ने कहा है। क्लियर है ना भाई। चलो आगे देखते हैं अपन। शुक्ल जी ने चंद्रवरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि माना है। देखो, शुक्ल ने चंद्रवरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि है, प्रथम महाकवि माना है। क्लियर है ना। प्रथम महाकवि माना है किसको? चंद्रवरदाई को। और चंद्रवरदाई की रचना कौन सी है? पृथ्वीराज रासो। तो इनकी रचना पृथ्वीराज रासो को प्रथम महाकाव्य माना है, तथा इनकी रचना पृथ्वीराज रासो को प्रथम महाकाव्य माना है। प्रथम महाकाव्य माना है। ठीक है ना। तो शुक्ल ने चंद्रवरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि माना है, और इनकी रचना पृथ्वीराज रासो को प्रथम महाकाव्य माना। किसका? हिंदी का, है ना। समझ जाओगे। आधुनिक काल को इन्होंने गद्य काल कहा है, ये बात पता ही है आपको, कि लिख दूं मैं? आदिकाल को वीर गाथा काल कहा है इन्होंने। आदिकाल को वीर गाथा काल,
तथा आधुनिक काल को गद्य काल के नाम से संबोधित किया है या गद्य काल कहा है। गद्य काल कहा है किसने? किसने? शुक्ल ने। किसने? शुक्ल ने। कहीं पे चक्कर में पड़ जाए, वैसे तो जानते ही हैं लेकिन फिर भी गलती नहीं करना, ठीक है भाई। कई कई ऐसे होते हैं अनजान जो पहली बार पढ़ते हैं और उनको पता ही नहीं चले कि इन्होंने किसने कहा है, ठीक है ना भाई। चले अब आपको एक देखना, शुक्ल जी नवनवों सारणी प्रतिभा के धनी थे। एक बात ये भी इंपॉर्टेंट है भाई साहब, बात करने वाली बात है ये तो, लेकिन जगह नहीं रहेगी यहाँ पर। दूसरा पॉइंट लिख देता हूँ नोट पर, वो लिख दूंगा बाद में। आचार्य शुक्ल भक्ति के उदय की सांप्रदायिक व्याख्या करते हैं। आचार्य शुक्ल है भक्ति के उदय की सांप्रदायिक व्याख्या करते हैं। इसका मतलब समझे आप? सांप्रदायिक व्याख्या करते हैं का मतलब है शुक्ल जी ने कहा है कि ये संप्रदाय के हिसाब से भक्ति काल का उदय हुआ है, भक्ति का, यानी मुसलमानों ने परेशान किया और इसलिए हिंदुओं ने भक्ति को अपनाया और भक्ति का उदय हो गया, ऐसा कहते कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। शुक्ल ने भक्ति के उदय को हिंदू जाति की हताशा बताया, है ना, व्याख्या करते हैं। तथा भक्ति के उदय को मैंने कहा ना, हिंदू जाति की हताशा का मतलब यही है कि वो मुसलमानों से हताश हो गए थे। उदय को हिंदू जाति की हताशा हिंदू जाति की हताशा व निराशा से जोड़ा है। हिंदू जाति की हताशा व निराशा से जोड़ा है। कहते हैं कि हिंदुओं को मुस्लिमों ने परेशान किया, मुस्लिमों ने परेशान किया, अतः भक्ति का उदय हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, आपको सवाल पूछ सकता है। हिंदू जाति भक्ति को हिंदू जाति की हताशा व निराशा से किसने जोड़ा है, ये सवाल आपको पूछेगा तो आपका जवाब होगा शुक्ल, है ना। भक्ति के उदय की सांप्रदायिक व्याख्या किसने की है? तो सांप्रदायिक व्याख्या किसने की है? शुक्ल की है। 3 प्रश्न है यहाँ पर, एकदम क्लियर रखने हैं, तीनों की तीनों हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर हुआ। तो आदिकाल को वीरगाथा काल, आधुनिक काल को गद्य काल कहा है और भक्ति के उदय को सांप्रदायिक व्याख्या करते हैं और भक्ति के उदय को हिंदू जाति की हताशा और निराशा से जोड़ते हैं। कहते हैं कि हिंदुओं को मुस्लिमों ने परेशान किया, अतः भक्ति का क्या हो गया? उदय हो गया। ये किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, ठीक है भाई। और शुक्ल भक्ति के उदय सांप्रदायिक नव नवोन्मेष, देखो
शुक्ल नव नवोन्मेष नवोन्मेष शालिनी शालिनी प्रतिभा के धनी थे। प्रतिभा के धनी थे यानी बहुत अच्छी बुद्धि थी इनमें, तेज बुद्धि थी। नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा के धनी थे। ठीक है। शुक्ल ने 900 वर्षों के इतिहास को प्रवर्तिगत आधार पर 4 भागों में बांटा है। शुक्ल ने 900 वर्षों के इतिहास को 900 वर्षों के इतिहास को प्रवृत्ति के आधार पर प्रवर्तिगत आधार पर 4 भागों में बांटा है। 4 भागों में बांटा है। ठीक है भाई। और उसको आप सभी जानते होंगे जहां तक मेरे मन में है, जहां तक। तो ये है आपका हिंदी साहित्य का इतिहास। इसमें कितने वर्षों का वर्णन है? 900 वर्षों का है ना भाई। हिंदी साहित्य का इतिहास कब लिखा गया है? 1929 में। ठीक है ना। 4 भाग कौन से हैं इसको देखेंगे अपन। तो ये है आपके 4 भाग। 4 भाग कौन से हैं इसको देखेंगे अपन। सबसे पहले तो इनका है वीर गाथा काल। वीर गाथा काल। दूसरा है आपका पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल। एक है आपका उत्तर मध्यकाल। और एक है आपका गद्य काल। क्लियर है भाई? 4 भाग। अब देखो ये कौन था, इसके बारे में आप सभी जानते। दोहरा नामकरण अपनाया इन्होंने। तो आदिकाल था ये, तो वीरगाथा काल है ये, तो क्या था आपका? आदिकाल है। ये कौन है आपका? भक्ति काल। ये कौन सा आपका? रीति काल। और ये कौन सा आपका? आधुनिक काल। ये लो, इतना सरल है। दोहरा नामकरण हो गया ना, इसे कहते हैं अपन दोहरा नामकरण। दोहरा नामकरण की पद्धति को किसने अपनाया? तो शुक्ल ने। किसने अपनाया? शुक्ल ने। समय देखें अपन इनका, तो समय अपन को ध्यान रखना है। 1050 विक्रमी संवत से 1375। कैसे करूं? 1050 विक्रमी संवत से
और ये है 1375 विक्रमी संवत तक। अच्छा, आपसे 1050 विक्रमी संवत की जगह पर वो हिंदी साहित्य के प्रारंभ की बात कह दे तो 1050 में से आप घटा दो 57। 1050 में से घटाओ 57। 1050, अरे रुक रे यार, 1050 में से 57 माइनस कर दो तो बचता है आपका 950। हटाएंगे तो ये बच गया 1007 900 और आपका आ जाएगा 93 ईस्वी। 993 ईस्वी। अगर ईस्वी से माने तो हिंदी साहित्य का प्रारंभ 993 ईस्वी है ना। 1050 में से आपने घटाया 57, यही तो है ना। 10 में से 7 गया तो 3 और 14 में से 5 गया तो 9। 993 सही है बिल्कुल, 993 ईस्वी। अगर आपको पूछेगा आदिकाल कब से माना है तो विक्रमी संवत में पूछे आपसे तो 1050 से 1350 है। ऐसे सभी में से 57 घटा लेंगे। यदि अपन किस में निकालना चाहते हैं, अपन ईस्वी में निकालना चाहते हैं तो ध्यान रखेंगे, ईस्वी में निकालना चाहते हैं तो 57 घटा लेंगे और विक्रमी संवत में तो आप इसको याद रख ही लोगे, है ना। ऐसे सभी में कर सकते हैं अपन। तो 1375 से 1700, ये कितना होगा आपका 1375 विक्रमी संवत से कहाँ तक है ये 1700 विक्रमी संवत तक है इसका समय। और इसका समय है आपका 1700 विक्रमी संवत से 1900 विक्रमी संवत तक। 1900 विक्रमी संवत तक, ठीक है ना, ये रीतिकाल है। और 1900 से अब तक, 1900 विक्रमी संवत से अब तक कर सकते हो आप, अब तक भी कर सकते हो। और इसके अलावा एक 1984 भी इसका समय मिलता है अगर ध्यान रखना चाहो तो, है ना। विक्रमी संवत से 1900 विक्रमी संवत से अब तक। तो ये समय आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है, एक एक का जिसको बता दिया एकदम क्लियर तरीके से रट के पटक देना है। रामचंद्र शुक्ल को गलती नहीं करनी है ऐसी, बिल्कुल भी टनाटन तरीके से याद करना अपन को, ठीक है ना। अब अपन का थोड़ा सा वर्णन अपन का शुक्ल का और रहा है। एक बार मैं सेल चेंज कर लेता हूँ, कहीं पे आवाज़ बंद हो जाए कर जाए। ऐसा हो गया था पहले मेरे साथ में, 2-3 वीडियो खराब हो गई। आ रही है ना आवाज अब? पेन के दर रख दिया, ये पेन आ गया अपन। तो शुक्ल के बारे में अपन पढ़ रहे थे, है ना। तो ये आपको क्लियर याद रख लेंगे अपन, ये पूरा समय आपको याद भी होगा। अब देखिए एक नोट आपको लिखना है और वो नोट ये लिखना है, शुक्ल के अनुसार रीतियों की एबरल परंपरा। ये नोट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना जहां भी नोट लिख रहा हूं मैं। शुक्ल के अनुसार, शुक्ल के अनुसार रीतियों की एबरल परंपरा, रीतियों की एबिरल परंपरा, ये क्या है, इसका मतलब क्या है मैं समझाऊंगा आपको अभी, है ना। एबिरल परंपरा, परंपरा केशवदास के
50 वर्ष बाद चिंतामणि से चली। केशव दास के 50 वर्ष बाद कहाँ से चली है? चिंतामणि से चली। चिंतामणि, चिंतामणि से चली। चली वह भी भिन्न, एक बार लिख दूं मैं तब समझाता हूँ, है ना भाई। भिन्न आदर्श को लेकर, भिन्न आदर्श को, वह भी भिन्न आदर्श को लेकर चली, अर्थात अलंकार के स्थान पर रसवादी परंपरा का प्रारंभ हुआ। अर्थात अलंकार के स्थान पर रसवादी परंपरा का प्रारंभ हुआ। परंपरा का प्रारंभ हुआ। बताओ ये किसने कहा? शुक्ल ने कहा। ये भी ठीक है ना भाई। तो अब इसको समझ लो आप ये क्या कहना चाहते हैं। शुक्ल के अनुसार रीतियों की एबरल परंपरा है वो केशव दास से चली। केशव दास के 50 वर्ष बाद। देखो इनमें पहले से ही भ्रम था कि केशव दास के बारे में तो इन्होंने, शुक्ल ने ये कहा है कि कठिन काव्य का प्रेत है, हृदयहीन कवि है। शुक्ल ने कहा तो है, मैंने जब आपको अलंकार पढ़ाए तो मैंने आपको बता भी रखा है कि इन्होंने कहा कि अलंकारों की आवश्यकता ही नहीं है। रामचंद्र शुक्ल तो विपक्ष में थे कि अलंकारों से तो कविता बोझिल हो जाती है। किसने कहा? शुक्ल ने तो कहा ये बात। तो इन्होंने केशव दास की बुराई की और केशव दास ने अलंकारों का प्रयोग किया काव्य में। जतपि सुजाति सुलक्षणी है, सैवरन सरस सुभ्रंत भूषण बिनु न बिराजई कवि तब नीतम मीत। ये जब कहा किसने? केशव दास ने। तो आपको इस बात का पता है सीधा सीधा सा कि केशव दास का विरोध किया और इन्होंने कहा कि अलंकारों से तो कविता क्या हो जाती है? बोझिल हो जाती है। समझ गए आप बात? तो फिर ये केशव दास की बुराई करते थे तो श्याम सुंदर दास ने रीतिकाल का प्रवर्तक माना किसको? केशव दास को। और शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसको माना? चिंतामणि को। तो जब रीतिकाल में आते आते इन्होंने कहा कि शुक्ल के अनुसार रीतिकाल की जो एबरल परंपरा है वो केशव दास के 50 वर्ष बाद शुरू हुई। ये शुक्ल ने कहा, चिंतामणि से चली। तो और जो भी भिन्न आदर्श को लेकर, भिन्न आदर्श का मतलब क्या है? यहाँ पर अलंकार के स्थान पर रसवादी परंपरा प्रारंभ हो गई। यानी अलंकार की परंपरा तो केशव दास से थी और चिंतामणि से रसवादी परंपरा प्रारंभ हो गई। ये आपको इंपॉर्टेंट कथन है शुक्ल का, बहुत ही ज्यादा मोस्ट है। ठीक है भाई बात। अब देखो एक आपको यहाँ पर एक कोटेशन और याद रखना है शुक्ल का। प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है। प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है। तो मुक्तक काव्य चुना हुआ गुलदस्ता है। चुना हुआ गुलदस्ता है। ठीक है ना बात। ये किसने कहा है? शुक्ल ने कहा है प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य के बारे में। रहेगा याद आपको? बिल्कुल क्लियर। चले तो
डेली खत्म है यार, ऐसे ही चल रहा हूँ तू आया जब से। चलो इसमें थोड़ी सी का आवाज बंद रही, 2 मिनट और रखेंगे अपन, इसको पूरा ही करेंगे अब तो। देखिए मैं आपको यहां से लिख रहा था, शुक्ल के अनुसार रीतियों की अविरल परंपरा है वो केशव दास से चली है, यानी है। कब? अब तो आ रही है, तो बंद कर रखा हुआ, तो आप आए जब से बंद कर दिया मैंने। तो देखिए शुक्ल के अनुसार रीतियों की अविरल परंपरा केशवदास के 50 वर्ष बाद चली, चिंतामणि से चली है, भिन्न आदर्श को लेकर चली, अलंकार के स्थान पर रसवादी परंपरा का प्रारंभ हो गया। और ये मैंने आपको बताई दिया, प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है, तो मुक्तक काव्य चुना हुआ गुलदस्ता है, शुक्ल ने कहा है। इसके बाद में शुक्ल की रीतिकालीन जो विभाजन नहीं कर पाए, ये काम को विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने किया है। और मिश्र ने रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त 3 भागों में बांटा। किसको? किसको बताओ? रीतिकाल को। किसको बांटा? रीतिकाल को। ठीक है। शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में मदद करने वाले विद्वान है, वेरी वेरी मोस्ट है, केदारनाथ पाठक। पूरा नाम ध्यान याद रखेंगे। शुक्ल का काव्य संग्रह है, उसका नाम मधुस्रोत है, पूछा जा सकता है ना भाई। और शुक्ल ने इतिहास ग्रंथ की जो साहित्य सामग्री है वो ये 4 ग्रंथों से ग्रहण की है। ब्रज माधुरी सार वियोगी हरि की रचना है, मिश्र बंधु विनोद मिश्र बंधु, कविता कौमुदी रामनरेश त्रिपाठी की है, और हिंदी कोविद रत्नमाला ये डॉक्टर श्याम सुंदर दास की रचना है। इसको अपन को ध्यान रखना है। और इन्होंने उत्तर अपभ्रंश को प्राकृत आवास कहा है। ये बातें आपकी शुक्ल की प्रमुख प्रमुख बातें थी, वो बीच में मायक बंद रह गया था, कोई बात नहीं है ना। तो आप इसको आराम से तैयार करेंगे। बाकी के प्रश्न आपको मैं प्रश्न श्रृंखला में जोड़ दूंगा, और भी जो महत्वपूर्ण बातें हैं। तो आज यहीं तक के लिए सभी को नमस्कार, थैंक यू सो मच, धन्यवाद साथियों।